So students, we will continue our topic national income accounting. We were discussing the concept of final goods. So as we know that the final goods means the goods which is not going to be pass any further production process, that is called final goods. But in case if final goods go for further production process, it will be considered as the intermediate goods again. So let's see how. नंबर फर्स्ट आता है द टाइप ऑफ फाइनल गुड्स के अंदर कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल. ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, लाइक एसी, fridge, TV we are using. These goods we are using for the final consumption purpose. It means we are not using these goods for producing another goods. That's why it is called consumer durable goods. But इनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, तो फॉर दैट वी विल चार्ट डेप्रिसिएशन ऑल्सो. बट लेट्स सी, अभी अपन सिर्फ इसको ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के रूप में समझते हैं. दूसरा आता है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, जिसके अंदर आते हैं फूड आइटम्स, क्लोथिंग्स, बुक्स, स्टेशनरी, जिसको अपन या तो इंस्टेंट कंज्यूम करते लाइक फूड आइटम, या फिर 1 साल के अंदर अंदर हम इसको कंज्यूम करते हैं. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. देन आफ्टर आता है कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स एक तरह का फाइनल गुड्स है, जैसे ट्रैक्टर. द गुड्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स, इट इज व्हाट, कैपिटल गुड्स. सो कैपिटल गुड्स की भी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, तो इस पर भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. लेट्स सी, हम इससे रिलेटेड और आगे पढ़ेंगे. फाइनल गुड्स में बी यूज्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स. जैसा कि स्टील प्लांट से उन्होंने स्टील का प्रोडक्शन किया, स्टील शीट्स का प्रोडक्शन किया, तो जो स्टील प्लांट्स की तरफ से जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो स्टील शीट्स बना है. लेकिन स्टील शीट्स का हम और फर्दर प्रोडक्शन स्टेज के अंदर यूज़ कर रहे हैं फॉर द मेकिंग ऑफ द कार, बाइक्स और भी कोई बसेस और ट्रक्स बनाने के लिए हम स्टील का यूज़ कर रहे हैं. सो द स्टील विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड्स. नाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज द इंटरमीडिएट गुड्स. देन आफ्टर द वैल्यू ऑफ ऑटोमोबाइल, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ कार विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड्स. उसी तरीके से कॉपर भी एक कॉपर इंडस्ट्री का फाइनल गुड्स हो सकता है, लेकिन इफ वी आर यूजिंग द कॉपर टू मेक यूटेंसिल्स, तो द वैल्यू ऑफ यूटेंसिल्स विल बी द फाइनल गुड्स. Okay, now the next is comprehensive idea of the total economic flow. We want to calculate the value of all goods and services. We know that in our economy we produce cloth, we produce food grain production, we produce steel, copper, many things we produce. Every goods having the different measurement unit, like cloth are measured into the meters, food grain productions are measured in the tons, kgs. So we need a common measurement road. We need a common measurement road, and the common measurement road is the money. It means every goods can be measured in money, like how much value of the cloth we have produced. Like we have produced 1 lakh rupees of the cloth we have produced. We can also consider the how much value of the food grain we have produced. So we can also say that the 1 lakh rupees of the food grain we have produced. So the money is the common measurement unit for all goods and services produced in an economy. So students, we will include the value of monetary value of all final goods and services. So what are the various final goods and services we will include? We will include the value of consumer durable goods. We will include the value of consumer non-durable goods. We will include the value of capital goods, and we will again include the value of the final goods which were produced by the intermediate goods. जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे वैल्यू ऑफ ऑटोमोबाइल एंड वैल्यू ऑफ यूटेंसिल्स. वी विल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ स्टील शीट्स एंड वैल्यू ऑफ कॉपर. अगर हम ऐसा करते हैं तो हमने स्टील शीट मान लिया जाए 100 रुपीज़ की, वो भी इंक्लूड कर लिया, और कॉपर है 100 रुपीज़ का, वो भी इंक्लूड कर लिया. साथ में जब उसी स्टील से हमने ऑटोमोबाइल में कार बनाई, उसका भी 100 रुपीज़ ऐड करा, और कॉपर से जो यूटेंसिल्स बनाए उसको भी ऐड किया. ड्यू टू दिस वी विल हैव 200 more value of goods and services produced in an economy. So it is what it will create the problem of double counting. हमने एक ही गुड्स को 2 बार कंसिडर किया, एक तो स्टील प्रोडक्ट में फाइनल गुड्स के रूप में, और वही स्टील प्रोडक्ट हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के यूज़ किया है. तो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी. हम हमारी नेशनल इनकम को एग्जैक्टली एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे. सो हैंस
Counting the intermediate goods separately will leads to the error of double counting. तो अभी तक हमने फाइनल गुड्स का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें कि हमने 3 तरह के गुड्स पढ़े थे, कंज्यूमर, कैपिटल और इंटरमीडिएट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो उसको समझने के लिए एक स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि एवरेज सैलरी ऑफ समवन इज 10,000। अगर मैं कहता हूँ किसी की एवरेज सैलरी 10,000 रुपये है, तो ये एक स्टेटमेंट एक तरीके का इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, एक वेग स्टेटमेंट है। ये कोई सर्टेनिटी, कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा है। ये जो मैं सैलरी बता रहा हूँ, क्या ये डेली सैलरी है, मंथली सैलरी है, ईयरली सैलरी है, फिर कौन सी सैलरी है? what the statement is reflecting? ये कोई टाइम इसमें नहीं दिया गया है। It is for the day, it is for the month, it is for the year. We cannot ascertain the time, the duration of this salary for a particular person. So the students, sometimes we know about the context. It means in what context we are talking. जैसा कि अभी previous example में आपने देखा कि when we are talking about the average salary of a person, it means we are considering about a month, कि एक महीने में एक पर्सन की इतनी सैलरी है। लेकिन अगर इसी के अलावा थोड़ा सा हम आगे इंडियन इकोनॉमिक फैक्ट्स के बारे में बात करें कि इंडियन एक्सपोर्ट इज 1 लाख करोड़, हमारे देश का एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ है, तो क्या वो डेली है, मंथली है, क्वार्टरली है, फिर ईयरली है? इट मीन्स वी शुड नो व्हाट इज द 1 लाख करोड़ ऑफ एक्सपोर्ट, वो कैसे है, हाउ वी आर परफॉर्मिंग दिस मच ऑफ एक्सपोर्ट। वी नीड, इज इट ऑफ द 1 डे और इज इट ऑफ द 1 मंथ? So students, we have discussed the 2 statements. Number first, the salary of a person is 10,000, but it is not clearly mentioned that is it the salary yearly, monthly or daily. Just like same, the next statement, 1 lakh crore of export of our country, but it is not mentioned that is it the export of 1 day or 1 month or 1 year. So to know these economic facts clearly, we have to go through the stock and flow concept. हमें समझना होगा कि ये जो इकोनॉमिक फैक्ट्स है इसको कैसे समझें। तो इसको समझने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये इकोनॉमिक फैक्ट स्टॉक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करता है या फिर फ्लो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। सो नंबर फर्स्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो का मतलब होता है बहना, जैसे नदी बहती है। आप बहती नदी में ये पता नहीं लगा सकते कि कितना पानी है, क्योंकि कंटिन्यूसली पानी बह रहा है। जैसे कि नल में से कितना पानी रहता है, तो बहुत सारा पानी, उसमें हजारों लीटर पानी निकल सकता है, लाखों लीटर पानी निकल सकता है, मगर वो नल जो है कितना पानी उसमें से निकल रहा है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस तरीके से प्रूव करूंगा। द इकोनॉमिक फैक्ट्स विच आर मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। द इकोनॉमिक फैक्ट्स विच आर मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लाइक वी डू द अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग करते हैं जस्ट टू कैलकुलेट ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस परफॉर्म्ड बाय कंपनी। सो एक कंपनी पूरे साल भर में जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस करती है उसको रिकॉर्ड करती है, उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। और आफ्टर परफॉर्मिंग द अकाउंटिंग वी कैम टू नो द नेट प्रॉफिट। तब ये नेट प्रॉफिट जो है पूरे साल भर की मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का आउटकम है। तो प्रॉफिट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। प्रॉफिट जनरेट हुआ है प्रोडक्शन एक्टिविटीज से, तो पूरे साल भर में जितना हमने प्रोडक्शन किया है, तो प्रोडक्शन भी पहले दिन से आखिरी दिन तक हमने जितना प्रोडक्शन किया, सेल्स किया, ये भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। सेलिंग भी, सेल्स हम कर रहे हैं पूरे एक दिन में नहीं कर रहे, पूरे साल भर हमने सेल्स करा, उससे रेवेन्यू जनरेट किया, ये भी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। सो द फ्लो कॉन्सेप्ट मीन्स इकोनॉमिक फैक्ट्स, इकोनॉमिक डेटाज आर मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब बात आती है स्टॉक कॉन्सेप्ट्स की। सो इन द स्टॉक कॉन्सेप्ट्स, व्हेन द इकोनॉमिक डेटाज, economic facts are measured on the point of time, not over a point of time, are
measured on a point of time, at a particular point of time. It includes all capital goods. It includes all consumer durable goods. Actually, these goods cannot be consumed in a limited time period. ऐसा नहीं हो सकता कि इन गुड्स को आप एक साल के अंदर या पर्टिकुलर किसी टाइम के अंदर आप इसको कंज्यूम कर लें, बिकॉज इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। एक फैक्ट्री की लाइफ 10-20 साल तक हो सकती है, किसी मशीन की लाइफ 5-6 साल हो सकती है, और इसको कंटिन्यूसली रिपेयर और मेंटेनेंस अगर करते रहे तो इसकी लाइफ बहुत टाइम तक बढ़ाई भी जा सकती है। सो दीज आर द स्टॉक कॉन्सेप्ट्स। कैसे? हमें ये पता लगाना है कि हमारे पास टोटल मशीनरीज कितनी है, हमारे पास टोटल कैपिटल गुड्स कितना है। वो जितना भी टोटल कैपिटल गुड्स है उसकी जितनी वैल्यू एक साल में कम हो जाती है, इट इज कॉल्ड द कंज्यूम, हमने वो कंज्यूम कर लिया, दैट इज व्हाट द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जितना भी टोटल गुड्स है इट इज अवर स्टॉक कॉन्सेप्ट, एंड जितना टोटल गुड्स कम हो गया it is our the depreciation of total goods, that is what the consumption of the fixed capital. Capital goods cannot be consumed in a certain time period, these are consumed over a long time period, और हम इस तरीके से बाय कंटिन्यूसली रिपेयर और मेंटेनेंस से इस तरह के कैपिटल गुड्स की लाइफ बढ़ा सकते हैं। सो all the capital goods, all the consumer durable goods come under this category of stock concept. Stock concept means the economic facts and the data which are measured at a particular point of time. इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2020 को हमारे पास टोटल कैपिटल गुड्स की वैल्यू कितनी थी, और 31 मार्च 2021 को हमारे पास टोटल कैपिटल गुड्स की वैल्यू कितनी रह गई। सो ये पहले दिन मेज़र करा जाता है और आखिरी दिन मेज़र किया जाता है, तो एक डेट है, एक दिन में इसको मेज़र किया जाता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। शुरुआत में ज़्यादा था, साल के अंत में कम होता है, इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन है, वियर एंड टियर कॉस्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स। सो जो कैपिटल गुड्स आते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट में, और जो कंज्यूमर गुड्स से जो हम कंज्यूम करते चले जाते हैं, या जिसको भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ये सभी आते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट में। सो मैंने आपको जो बताया था कि जो शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक जिसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑल कैपिटल गुड्स, 1 अप्रैल 2020 को सभी कैपिटल गुड्स की वैल्यू कितनी है वो ओपनिंग स्टॉक कहलाती है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। और 31 मार्च 2021 में इन कैपिटल गुड्स की वैल्यू कितनी रह जाती है तो कहलाती है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। और ओपनिंग स्टॉक के बाद अगर क्लोजिंग स्टॉक में कोई चेंजेस आता है, इसे अपन बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। अगर वो कम होता है इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन लग गया, और बढ़ गया इसका मतलब वी हैव प्रोड्यूस्ड मोर कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। सो इट इज व्हाट द चेंज इन स्टॉक। सो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो, I will use another example of a water tank and a tape. So at the particular point of time we can measure how much water tank has containing water. It means about 10 liters or maybe the 100 liters of the water may be measured at a particular point of the time. अगर मान लिया जाए सुबह 10 बजे हमने देखा है कि 10 लीटर पानी उसके अंदर है, it is the we can measure the water availability in the water tank. Now through the tap how much water is flowing per minute, 1 मिनट में कितना वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है we can measure। तो इस तरीके से हम 10 मिनट के अंदर कितना वाटर फ्लो हुआ तो 10 मिनट जो है वो है पीरियड ऑफ द टाइम। 1 घंटे के अंदर कितना वाटर फ्लो हो रहा है, इट इज अ पीरियड ऑफ द टाइम, बट वी हैव मेजर्ड द स्टॉक एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हमने 10 बजे मेजर किया है तो कितना वाटर है, इट इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट। और 10 मिनट के अंदर कितना वाटर फ्लो हो रहा है, इट इज द फ्लो कॉन्सेप्ट। और चेंजेस मेड इन द स्टॉक, स्टॉक कम हो रहा है, इसको बोला जाता है स्टॉक फ्लो कॉन्सेप्ट। तो देयर इज 3 कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, और जब स्टॉक कम होता है, बढ़ता है, चेंज इन स्टॉक होता है, इट इज व्हाट स्टॉक फ्लो कॉन्सेप्ट। So we came to know that the capital goods are actually the stock concepts. Capital goods play a very vital role in the economy because these are the backbone of our economy.
Without capital goods we cannot perform productive activities, because these are in the form of the machineries which are being used for transformation of the raw material into the finished goods. So there is a very important role played by the capital goods in our economy, and we have to keep maintaining the stock level of capital goods. जितना ज़्यादा हमारे पास कैपिटल गुड्स होगा उतनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ होगी. मोर वी हैव कैपिटल गुड्स, मोर गुड्स वी कैन प्रोड्यूस, एंड इट इज़ व्हाट द ग्रोथ ऑफ आवर जीडीपी. तो हमारी जीडीपी, हमारी नेशनल इनकम की ग्रोथ डिपेंड करती है कैपिटल गुड्स पे. इसका मतलब है जो कैपिटल गुड्स की वैल्यू है वो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं. उस इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न मिलता है, इट मीन्स प्रोडक्शन. तो कैपिटल गुड्स की वैल्यू को इन्वेस्टमेंट कहते हैं. इट इज व्हाट द ग्रोथ इन्वेस्टमेंट. वी यूज्ड ऑल दिस कैपिटल गुड्स फॉर ए ईयर टू प्रोड्यूस वेरियस एंड अदर गुड्स. ड्यूरिंग दिस प्रोडक्शन प्रोसेस ऑल द कैपिटल गुड्स इनकर्ड वियर एंड टियर कॉस्ट, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. और एक साल के बाद इन सभी कैपिटल गुड्स की वैल्यू कम हो जाती है, और जितनी कैपिटल गुड्स की वैल्यू कम होगी उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. और इनकी अगर प्रोडक्टिविटी कम होती है तो हमारा फिर नेक्स्ट ईयर जीडीपी या ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, बिकॉज वी विल हैव द लेस प्रोडक्टिविटी, लेस प्रोडक्शन. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेंटेन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स. कि जितना एक साल में कैपिटल गुड्स डेप्रिशिएट हुआ है, जितना वैल्यू कम हुई है, उतना हमें कैपिटल गुड्स को बढ़ाना है. इसका मतलब हमें उतनी मशीनरीज और उतना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना है कैपिटल गुड्स में. जितनी मशीन्स आउटडेटेड होकर बाहर हो गई है इकोनॉमिक फ्लो से, उतनी नई मशीन ऐड करनी है. जितनी मशीन डेप्रिशिएट हुई है उतनी नई मशीन ऐड करो, ताकि we will have the same level of productivity. Just to maintain the same level of productivity we have to maintain the capital stock. That is what the first thing. Students, also keep in your mind that depreciation is an accounting concept. It is not a payment concept. Depreciation का मतलब है कि हम मान लेते हैं कि डेफिनेटली जो हमारा कैपिटल गुड्स है इसकी वैल्यू कम हो गई है. हमने ट्रैक्टर परचेज किया था 5 लाख रुपए में. We were continuously using this tractor into the farming activities. After the 5 years it will be 100% depreciated. It means it cannot be used for any further activities. So 5 साल के बाद हमें एक और नया ट्रैक्टर लाने के लिए फिर से बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. तो हमें ये पहले से ध्यान में रखना है कि द वैल्यू ऑफ द ट्रैक्टर कंज्यूम होती जा रही है, डेप्रिशिएट होती जा रही है, कम होती जा रही है जस्ट उसके वियर और टीयर से. तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा. वी हैव टू कीप इन अवर माइंड दैट वी मस्ट सेव दैट मच अमाउंट समवेयर बाय विच आफ्टर द 5 years वी मस्ट बी एबल टू परचेस अ न्यू ट्रैक्टर. इकोनॉमी के अंदर भी वी आर गेटिंग द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज राइट नाउ, मगर हमें ये भी पता है कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ से बन रही है वो हमारे जो मशीनरीज है वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं. तो हमें उतना डेप्रिसिएशन जितना हो रहा है उतना हमें कैपिटल गुड्स को बढ़ाना जरूरी है. सो नाउ वी आर अगेन कमिंग टू अवर प्रीवियस पॉइंट. हमारे उसी डिस्कशन पर हम आते हैं फाइनल गुड्स के ऊपर. सो द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द 1 year इट इज कॉल्ड जीडीपी. और जो फाइनल गुड्स है वो ब्रॉडली 2 ही कैटेगरी में क्लासीफाई हो सकते हैं. It is for consumer goods and second is capital goods. Consumer goods purchased by the consumer to satisfy their need and want, और capital goods purchased by the businessman. पहला उनका मोटिव होता है कि to maintain the capital stock. जैसे कि अगर एक बिजनेसमैन ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, एक साल में 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया इन्वेस्टमेंट में, तो वो 10,000 का कैपिटल गुड्स और बढ़ाएगा जस्ट टू मेंटेन द कैपिटल स्टॉक. तो ये तो हुआ टू मेंटेन द कैपिटल स्टॉक. और यदि मान लिया जाए वो 50,000 का और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट अब हो गया है 1,50,000. इट मीन्स अगर वो अपनी फ्यूचर की इनकम बढ़ाना चाहता है, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, तो टू इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक. तो कैपिटल गुड्स की डिमांड बिजनेसमैन करते हैं. पहला टू मेंटेन द कैपिटल स्टॉक फर्स्ट, और टू इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक टू गेट मोर इनकम. So it is all about the final goods and services in an economy.